टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार खेल जारी। 8वें दिन आज भारतीय पैरा एथलीट्स एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी में खेलेंगे अपने अपने मुकाबले। अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने 10 पदक किए हैं हासिल। तो आप देख रहे थे मिड डे प्राइम की इस वक्त की सुर्खियां और आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं सबसे पहले शुरुआत। बात स्कूलों के खुलने की। कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे वक्त से बंद रहने के बाद आज कई राज्यों में स्कूल फिर से खुलना शुरू हो गए हैं। मुंह पर मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के साथ साथ बच्चे बुधवार की सुबह स्कूल जाते दिखाई पड़े। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। क्या है स्कूल खोलने पर विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया, दिल्ली में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के अंदर 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। Very excited and happy. We were waiting from a long time for the opening of school because physical schools are way more better than the online schools. The online classes that we were attending, and we are meeting our teachers and our friends after such a long time. बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल आके, क्योंकि इतने समय से हम लोग घर बैठ के पढ़ रहे थे तो अब वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज पहली बार स्कूल आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी कोरोना का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बार बार सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और मास्क पहन के रख रहे हैं। एक नई बिगिनिंग हुई है, वर्चुअल क्लासेस से बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बट जब हम फिजिकली स्कूल आ रहे हैं तो हम अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खुलने पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाल भवन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विविध गुप्ता जी। सर, किस तरह के इंतजाम किया आपने? हम लोगों ने इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जितनी भी चीज़ें हम लोगों को SOPs में गवर्नमेंट ने सजेस्ट की हैं, हम उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली जिसे कहते हैं कि समय समय पे सैनिटाइज करना, हैंड्स को वॉश करना, और सभी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए हर समय स्कूल में मास्क पहनना कंपलसरी है। इसके अलावा हमारा 100% स्टाफ वैक्सीनेटेड है, प्लस जितने भी हमारा सपोर्ट स्टाफ है उन सब का भी वैक्सीनेशन हम लोगों ने करवा दिया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पेरेंट्स से कंसेंट मांगा है, जिसमें कि विदाउट पेरेंटल कंसेंट हम बच्चों को स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। और इस समय जब हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग जाएंगे, जिसमें कि कुछ बच्चे क्लास में बैठे होंगे जबकि दूसरे बच्चे ऑनलाइन अपनी क्लास घर से बैठ के अटेंड करेंगे। तो बैचेज़ में बच्चों को बुलाया जाएगा, सारे बच्चों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। कहीं अभिभावकों की सहमति के साथ विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया गया है और वो बच्चे घर बैठे ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, ऑफलाइन के साथ कहीं ना कहीं ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है। और जो DDMA की गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह स्कूल पालन करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन MG सुरेंद्र के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो स्कूलों का हाल देखा अपने दिल्ली में, जहां बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। टीचर्स भी कह रहे हैं कि अपने आप एक नई प्रकार की शुरुआत है। आपको यूपी ले चलते हैं। कोरोना के चलते बीते 7 महीने से बंद रहने के बाद आज से उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से तय की गई है। स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया गया है। स्कूल गेट पर ही उनका हैंड सैनिटाइज करवाया जा रहा है। शिक्षकों ने बच्चों के बीच शारीरिक दूरी बनवाकर उनका स्कूलों में प्रवेश कराया। बच्चों को प्रवेश के लिए अभिभावकों से सहमति पत्र भी लिए गए हैं। कई निजी स्कूलों में स्वागत के साथ साथ इंतजाम भी किए गए हैं और बच्चों का एक तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है इतने लंबे समय के बाद में स्कूल आने पर उत्तर प्रदेश में। और उधर मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज से स्कूल फिर से खुल गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की स्थिति नियंत्रण में देखते हुए 8वीं से 9वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की कक्षा 50% उपस्थिति के साथ संचालित की जा रही है। आज से शुरू किए गए स्कूलों में बच्चों के लिए नीति नियम तय किए गए हैं।
इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि प्रदेश में 39,000 सरकारी और करीब 1 लाख CBSE स्कूल हैं, जहां 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा 50% उपस्थिति के साथ संचालित हो रही है। MP बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी एक सप्ताह तक 100% के साथ संचालित हो सकेंगी। सभी विद्यार्थियों को 3 दिन स्कूल आना होगा। करीब 17 महीने बाद स्कूल खुलने से छात्र और शिक्षक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाना, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहना। सर बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। टाइमिंग तो 9:30 to 1:30 है। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत डिटेल में प्रिकॉशंस SOP जारी की हुई थी स्कूलों के लिए। उसके साथ साथ जो CBSE ने भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, अदर गाइडलाइंस भी हैं, WHO की गाइडलाइंस है। हम सभी को कोशिश करेंगे कि कहीं पर हमसे कोई भी गाइडलाइन छूटे ना। हफ्ते में बच्चों को केवल 3 दिन बुलाया जा रहा है, बैचेस में डिवाइड करके। हर क्लास को 2 बैचेस में डिवाइड किया है। एक बैच मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आएगा, दूसरा बैच ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आएगा। तो SOP का पूरी तरीके से पालन भी किया जा रहा है। उधर हरियाणा में आज से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 4ठी और 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं। इन विद्यार्थियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कक्षाएं दी जा रही हैं। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार अपने माता पिता की पूर्वानुमति के साथ स्कूल आने की ही अनुमति होगी। बात राजस्थान की, तो राजस्थान में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए क्लासेस शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए SOP जारी कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती करने का भी फैसला किया है। इस दौरान स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में सभी बच्चों के लिए मास्क और जो शिक्षक स्कूल में आएंगे उनके लिए दोनों वैक्सीन की डोज लगी होना अनिवार्य है। और बात दक्षिण के राज्यों की, तमिलनाडु में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल आज से फिर से खुल गए हैं। 27 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए कक्षाएं शुरू होने के बाद सख्ती से पालन करने के लिए SOP जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं संचालित की जाएंगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक कक्षा में केवल 20 छात्रों के साथ कक्षाएं लगेंगी। 21 अगस्त को तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने सहित कई ढील देने की घोषणा की थी। वहीं पुडुचेरी में आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर से खुल चुकी हैं। यह निर्णय कोविड-19 मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए लिया गया है। स्कूल और कॉलेज 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का टीकाकरण कराना अनिवार्य है। बात नॉर्थ ईस्ट की भी करते हैं। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मेघालय ने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल आज से खोल दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए आज से स्कूल फिर से खोल दिए हैं। यह फैसला राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के मद्देनजर लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत SOP जारी की है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद गत मई में राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। और वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर कक्षा में 50% छात्रों को ही बुलाया जा रहा है। क्लासेस अब ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है। काफ़ी दिक्कतें हो रही थी ऑनलाइन प्रोसेस में भी, बट लोगों ने इसको स्ट्रगल किया, उसको फेस किया और मेनली हम लोगों को प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत थी। लेकिन अच्छी बात है कि क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है। स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो या शोध, हर छात्र को ऑफलाइन यानी कि क्लासेज में आने का जो फ़ायदा मिलेगा वो साफ दिखाई दे रहा है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की क्लासेज आज से शुरू हुई है। हर छात्र रोमांच में है, हर अध्यापक रोमांच में है कि किस तरह से एक दूसरे से इतने दिनों बाद मिल पा रहे हैं। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर रितेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, PHU वाराणसी।
और हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और सुरेखा हमारे साथ में जुड़ रही हैं हैदराबाद से। दोनों का रुख करते हैं। अजीत, शुरुआत आपसे, किस तरीके से बच्चों के मन में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि आज से स्कूल फिर से खुल गए? एसओपी का तो पालन बेहतरी से हो ही रहा है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में स्कूल बंद थे। करीब 17 महीनों का समय हो गया था, 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया था जब मध्य प्रदेश में स्कूल जो है पूरी तरीके से बंद थे। हालांकि जब से स्कूल खुले हैं आज से बच्चों को काफी उत्साह देखा गया। बच्चे भी लंबे समय से जो है वो स्कूल अपने आने का इंतजार कर रहे थे। जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि टीचर्स भी लंबे समय से बच्चों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के स्कूल की जो थे वो पूरी तरह से सूने थे। और बच्चे अपने घरों में रहकर या ऑनलाइन पढ़ाई कर करके वो एक तरह से उनके अंदर एक बोरियत सी हो गई थी। लेकिन जब से स्कूल आज से वो आए हैं तो काफी खुशी उनके अंदर देखने को मिली। जब हमने स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि हालांकि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, लेकिन आमने सामने पढ़ने की बात जो है वो बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ जब से स्कूल खुले हैं मध्य प्रदेश में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक, तो स्टूडेंट जो है काफी खुश है, काफी उत्साह है उनमें। हालांकि अधिक स्कूल चलेंगे और अल्टरनेट डे पे आधे बच्चों को बुलाया जाएगा। साथ ही कोशिश की जाएगी कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का जो है पालन किया जाए और एसओपी का पालन किया जाए और बच्चों को ऐसे एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बच्चों को बैठाया जाए, उनके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवहार भी वो स्कूल में करे। इस पर भी पूरी निगरानी जो है वो स्कूल प्रशासन द्वारा रखी जा रही है। लेकिन बच्चे जिस तरीके से उत्साहित उनका कहना है कि अब स्कूल खुल गए हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे और अल्टरनेट डे में भी आएंगे और दोनों तरीके से अपनी पढ़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। अजीत जी, तैयारियां की है स्कूल प्रशासन ने। हर जगह पर सैनिटाइजर के जो बॉक्सेस लगाए गए हैं वहां पर क्लासेस में लगाई गई है और इस तरह कोशिश की गई कि छात्र जो है और हर पीरियड के बाद या 2 घंटे के बाद जो क्लासेस को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि कोई भी संक्रमण की संभावना जो है वो स्कूल में ना रहे। ये भी हिदायत दी गई कि अगर किसी बच्चे को किस तरह की कोई परेशानी होती है या तकलीफ होती है तो तुरंत उसको वो संबंधित स्टाफ को सूचित करे, जिससे कि जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा सके। तो मध्य प्रदेश में स्कूल आज से शुरू हो गए हैं। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। अजीत, आप रहिए हमारे साथ में। हम रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां सहयोगी हमारी सुरेखा इस वक्त मौजूद है। सुरेखा, अब बच्चों के लिए ये भी बड़ा उत्साहवर्धक होता है कि वो अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे। ये भी एक अपने आप में उन बच्चों के लिए खुशी का माहौल जो आज स्कूल पहुंचे हैं। सुरेखा जी, आर्येंद्र, तेलंगाना राष्ट्र में लगभग 1.5 साल के बाद स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, पीजी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक, जैसे कहिए KG to यूनिवर्सिटी खुल गए हैं। छात्राओं सब जैसे कोविड से पहले दिनों के जैसे स्कूल और कॉलेज अटेंड करने के लिए बहुत ही उत्साह से आए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी का कहना है कि जो उन्होंने विजयनगर कॉलोनी में एक स्कूल गए थे आज सुबह और उन्होंने कहा कि लगभग 50% अटेंडेंस सारे स्कूल्स में तेलंगाना में है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में 1629 स्कूल्स है और 322 कॉलेजेस है। लगभग सब लोग सारे कॉलेजेस में अटेंडेंस है। एक तरह से जैसा आपने कहा, स्कूल सभी के लिए एक सोशलाइजिंग स्पेस होता है। ये शायद 1.5 साल से छात्रों ने ये मिस किया था। बहुत ही उत्साह है और मेन थिंग तो कोविड प्रोटोकॉल की पालन किया जा रहा है बहुत सख्ती से। और तेलंगाना राष्ट्र तो इतना तक किया कि 2 हफ्ता पहले सब स्कूल्स में पेरेंट्स के पास एक घर को जाके अवेयरनेस क्रिएट किया कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना होना कितना ज़रूरी है। ये लॉन्ग टर्म में जाके कुछ पढ़ाई को डिस्टरबेंस होगा और फ्यूचर में उनका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए घर घर को जाकर अवेयरनेस क्रिएट किया और बोला कि आप कोविड मेंटेनेंस कीजिए प्रोटोकॉल, तो कोई चिंता नहीं, पढ़ाई चलता रहेगा। और इस बीच में कल हाईकोर्ट ने मध्यंतर आदेश दिया कि गुरुकुल स्कूल्स के हॉस्टल्स को ना खोला दिया जाए, क्योंकि हॉस्टल्स में मिलना रहता है जी। तो इसीलिए उन्होंने बोला हॉस्टल्स, और कोर्ट ने ऐसा बोला। मगर कोर्ट ने ये बोला कि
आप जी सुरेखा, किसी को कंपेल मत कीजिए, छात्रा को कंपेल मत कीजिए और स्कूल मैनेजमेंट को भी कंपेल मत कीजिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्कूल खुल गए हैं तो ये एसओपी भी पालन किया जा रहा है और बच्चों के लिए भी खुशी का मौका है। अब वापस से स्कूल पहुंचे हैं, एक तरीके से दोस्तों से भी मिलना हो रहा, टीचर्स के साथ मिलना हो रहा। शुक्रिया अजीत आपका, सुरेखा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते कुछ और ताज़ा तरीन खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पे एनसीआर में जल जमाव हो गया और यातायात भी काफी हद तक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मुख्य मार्गों पर, सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। जब राजधानी में अगले कुछ दिन भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर तक दिल्ली में गरज के साथ रोजाना हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। और दिल्ली एनसीआर में क्या है इस वक्त बारिश और जल जमाव की स्थिति, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गिरीश, इस वक्त एक तो आप ये बताएं कि आप किस जगह पे मौजूद हैं और अभी क्या दिल्ली एनसीआर में बारिश थमी हुई है और जल जमाव की वजह से जो ट्रैफिक की स्थिति है उसका क्या अपडेट? आनंद, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि सुबह से लगातार करीब 4 घंटे तक दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और जल भराव की वजह से जब सुबह ऑफिस आने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी भी काफी ऐसी सड़कें हैं जहां पर अभी भी ट्रैफिक जाम है, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह जल भराव की स्थिति है उसकी वजह से वाहनों की स्पीड को कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। और अगर बारिश की बात की जाए आर्येंद्र, तो अभी फिलहाल कुछ राहत दिल्ली के अंदर है। अभी फिलहाल बारिश थोड़ी थमी हुई है, हल्की बूंदाबांदी जरूर जगह जगह हो रही है, लेकिन जो जिस तरह से सुबह लगातार 6 बजे से जिस तरह से तेज बारिश हो रही थी वो फिलहाल अभी रुकी हुई है। लेकिन बादल पूरी तरह से घिरे हुए हैं। लेकिन सड़कों की अगर बात की जाए तो दिल्ली की सड़कों पर कई जगहों पर पेड़ टूटने की खबर भी आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से जगह जगह जल भराव हुआ है उसकी वजह से वाहनों की गति पर असर पड़ गया है और दिल्ली के अंदर काफी जगह पर कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को आज ऑफिस पहुंचने में काफी देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर इस समय बारिश रुकी हुई है। गिरीश, मौसम विभाग का क्या कुछ चेतावनी है, क्योंकि आज भी बारिश का अलर्ट था और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी संभवतः ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए? जी बिल्कुल आरिंदर, आज की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आज जो है बहुत ज्यादा बारिश होनी है और अगले 2 दिनों की बात की जाए तो अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होगी, लेकिन जितनी आज बारिश होनी है उतनी संभावना नहीं जताई है मौसम विभाग ने। लेकिन आज काफी ज्यादा बारिश बताई गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह भी देखने को मिला कि करीब 4 घंटे लगातार बारिश हुई, उसने जल भराव की स्थिति पैदा कर दी और आज अभी तक बादल घिरे हुए हैं दिल्ली एनसीआर के ऊपर। लेकिन फिलहाल बारिश थमी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन इस सप्ताह, पूरे सप्ताह में मौसम विभाग ने बारिश जरूर दिखाई है। और गिरीश, हमने देखा कई जगहों पे कुछ पेड़ भी टूट के गिर गए, इसके अलावा कई सड़कों पे पानी इतना ज़्यादा था कि वहाँ से गाड़ियों का निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बारिश थम गई है। तो क्या इस वक्त तमाम जगहों पे क्या सुचारू रूप से ट्रैफिक हो पा रहा है या उसमें अभी भी दिक्कत परेशानी बनी हुई है? देखिए, सुबह के मुकाबले अगर अभी की बात की जाए तो अभी फिलहाल पहले की अपेक्षा जो है ट्रैफिक कुछ चलने लगा है। लेकिन जिस तरह से सुबह जिस समय बारिश हो रही थी उस समय जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई। वाटर लॉगिंग की वजह से जो है ट्रैफिक जाम की समस्या हुई, क्योंकि जो ज्यादातर 2 पहिया वाहन हैं वो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी होती है कि वो जो है पुलों के नीचे पर रुक जाते हैं, थोड़ी वो वजह होती है। दूसरी वजह जो जगह जगह जल भराव की स्थिति हो जाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहनों को जो है रफ्तार
काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वाहनों में डर रहता है कहीं पानी ना घुस जाए, गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में जो पुराने वाहन होते हैं कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हैं। और अगर एक भी गाड़ी ऐसे में सड़क पर खराब हो जाती है तो उसके पीछे लंबा जाम लग जाता है। लेकिन अभी की फिलहाल की बात की जाए तो हल्का हल्का अब ट्रैफिक चलने लगा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, लेकिन सुबह दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा लोगों को। बिल्कुल, अगर गैर जरूरी है तो घरों से ना निकले, क्योंकि सड़कों पे अभी भी ट्रैफिक कंजेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। शुक्रिया गिरीश, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बात तो बिहार की, उत्तरी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर फिलहाल बनी हुई है। क्षेत्र की सभी प्रमुख नदियां उफान पर देखने को मिल रही हैं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ अन्य को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पटना और हाथीदह में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी करीब 10,000 घरों में घुस गया है। कुल मिलाकर 100 से अधिक पंचायतें बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल दरभंगा के कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। और उधर असम में बाढ़ की स्थिति पिछले 24 घंटों में और भी खराब हो गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 5,73,938 तक पहुंच गई है। मोरीगांव जिले में एक और मौत की सूचना मिली है। नलवाड़ी में 1,10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नलवाड़ी के बाद लखीमपुर और दारंग जिले में सबसे ज़्यादा इलाके प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1,278 हो गई है। राज्य भर में अब तक 105 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 4,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। बचाव दल ने पिछले 24 घंटे में 1,000 से अधिक लोगों को नावों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और पटना बिहार से इस वक्त हमारे सहयोगी सलमान हैदर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बाढ़ की स्थिति पर अधिक बातचीत करने के लिए। सलमान, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट, क्योंकि कई जिले हैं जहां बाढ़ की विभीषिका अभी भी बनी हुई है। राज्य में 38 जिलों में से 26 जिलों में इस समय बाढ़ का असर है, और हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं उनमें दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और इसके आसपास के ज़िले हैं। वैशाली में जैसा कि हमने अभी चित्रों में भी देखा, विजुअल्स देखे कि वहाँ जो अशोक की लाट और जो बौद्ध संग्रहालय और स्तूप जैसे पर्यटन स्थान है, वहाँ भी बाढ़ का पानी लग गया है। इससे प्राचीन और पुरातत्व महत्व की चीज़ों को नुकसान पहुँचा है। तो इस तरह से अभी जो नदियाँ हैं, लगभग सभी नदियाँ उफान पर हैं, और गंगा नदी में और इसकी सहायक नदियों में ख़ास तौर से उफान है। पहलगांव में अभी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पटना में भी ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दरभंगा में दौरा किया, और कई स्थानों पर वो नाव से भी गए, कुशेश्वर स्थान गए वो नाव से। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से जो राहत नहीं पहुंच पा रही है। ख़ास तौर से जो लोग सड़कों पे पॉलीथीन डाल करके या अस्थायी आश्रय में रह रहे हैं, उनके लिए दोनों तरफ से परेशानी का सामना है। जी सलमान, राहत और बचाव कार्य को किस तरीके से करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस समय फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए, खाने पीने का सामान हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, वहाँ कटरा और औराई प्रखंड भी प्रभावित हो गए हैं। सलमान, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय लोगों को फौरी तौर पे राहत पहुंचाना। देखिए, जहाँ भी जो जल प्लावन की स्थिति है, जहाँ बाढ़ की स्थिति थी, निचले इलाकों से तो बहुत पहले ही लोगों को निकाल दिया गया था और ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया था, और साथ ही साथ जो राहत शिविर थे उनको फिर से सक्रिय किया गया, क्योंकि ये लगभग तीसरा दौर है बिहार में बाढ़ का। तो जो राहत शिविर जो पहले से चल रहे थे, बीच में बंद कर दिए गए थे क्योंकि पानी उतर गया था, फिर दोबारा उन्हें शुरू किया गया है। साथ ही साथ सामुदायिक रसोई केंद्र भी शुरू किए गए हैं। कल जब मुख्यमंत्री गए थे, बहुत सारे
जो पीड़ित लोग थे, जिनके घर के लोग परिजन की मृत्यु बाढ़ के कारण या डूब जाने से हुई, उनको सहायता राशि का चेक भी दिया। जी सलमान। और साथ ही साथ राज्य सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो लोग भी बाढ़ से विस्थापित हुए हैं उनको 6-6 हज़ार रुपये की तत्काल सहायता दी जाए। शुक्रिया सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार में बाढ़ की जो स्थिति उस पर बात करने के लिए हम रुक करते हैं। मधुस्मृता हमारी सहयोगी गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। मधुस्मृता, क्या कुछ असम के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्योंकि हमने देखा बीते 24 घंटे में स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब हुई, कौन कौन से ज़िलों में ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिल रही है बाढ़ की वजह से? जी फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट जो 22 डिस्ट्रिक्ट अभी बाढ़ के चपेट पे है, स्पेशली जो मैं मेंशन करना चाहूँगी लखीमपुर, बरपेटा, दरंग, शिवसागर, नौगांव और नलबाड़ी, ये सारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बाढ़ की है क्योंकि पिछले 24 घंटों में इसी जगहों में काफ़ी बारिश हो रही है। और जैसा कि कल भी मैंने बताया, पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और इसी के कारण जो ब्रह्मपुत्र और इसके जितने ट्रिब्यूटरीज, बाकी जितने नदियां हैं, उसके पानी डेंजर लेवल मार्क से ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट कामरूप मेट्रो की भी अगर बात करूँ, यहाँ पे भी जो ब्रह्मपुत्र का लेवल है वो डेंजर लेवल मार्क से ऊपर है। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार इन 24 आवर्स 15 से 30 सेंटीमीटर का पानी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली जो बाढ़ की स्थिति है फिलहाल काफ़ी भयानक है। और यही जो अगर बारिश दिनों में अगर एज पर द मेट डिपार्टमेंट अगर ये जो फोरकास्ट किया था कि बारिश लगातार जारी रहेगी, तो इसी नेक्स्ट एटलीस्ट 2-3 डेज में अगर ये कम हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव पानी कम होने की संभावना है। हालांकि जो इवैक्यूएशन और जो SDRF, NDRF के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित लोग अगर वो लोग फंसे हुए हैं अपने अलग अलग जगहों में, को सुरक्षित जगहों में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एवरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने भी हर DC को ये घोषणा जारी की है कि जितना हो सके स्टेट के तरफ से इन और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कल टेलीफोनिक वार्ता भी की थी CM के साथ, कि सेंट्रल के तरफ से भी जितनी हो सके असिस्टेंस दिया जाएगा। तो यही आश्वासन दिया गया है जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं तो प्रॉपर असिस्टेंस और जितना हो सके उनके पास जो कोविड प्रोटोकॉल मान के उनको सुरक्षित जगहों में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मधुस्मृता हमारे साथ में जुड़ने के लिए और गुवाहाटी से और असम में किस प्रकार की स्थिति है अब बाढ़ की वजह से उस पर विस्तार से अपडेट देने के लिए शुक्रिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधि में तेजी आने की संभावना है। साथ ही मुंबई सहित कई क्षेत्रों में अगले कुछ घंटे रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ घंटों के दौरान मुंबई में मध्यम बारिश होगी। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिसमें शहर का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई वाहन मलबे में दब गए हैं। अहमदनगर जिले में भी मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करना पड़ा है। मुंबई समेत ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिले में भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। उधर गुजरात में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भी काफ़ी बारिश दर्ज की गई है। आज सुबह 6 से 10 बजे तक गिर सोमनाथ के तलाला, ऊना और जूनागढ़ के मांगरोल में बारिश हुई, जबकि देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर, राजकोट के गोंडल, भावनगर के महुआ में और वलसाड़ के बापी और उमरगाम में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन में पूरे राज्य में तेज बारिश और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। NDRF की 15 टीमों में से 7 टीम तैनात कर दी गई हैं, जिनमें वलसाड़, सूरत, नवसारी, राजकोट, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में एक टीम तैनात की गई है, जबकि 7 टीम वडोदरा में और 1 टीम गांधीनगर में तैयार रखी गई है। आगे बढ़ते देखते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
डिजिटल पेमेंट के सबसे बेहतरीन तरीकों में शामिल यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। अगस्त महीने में यूपीआई के जरिए कुल 6,39,116 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि यूपीआई के जरिए लगातार दूसरे महीने कुल डिजिटल लेन देन 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। और बात जीडीपी की, वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में घरेलू का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 20.1% के उसमें उछाल दर्ज किया गया है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के ये अब तक के उच्चतम तिमाही आंकड़े हैं। वर्ष 2011-12 के तय मूल्यों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही की जीडीपी को 32,38,000 करोड़ रुपए आंका गया है। साल की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अप्रैल से जून तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 32,38,000 करोड़ रुपए रहा। बीते साल की पहली तिमाही के मुकाबले ये 20.1% ज्यादा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच बीते साल इसी तिमाही में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई थी और तब जीडीपी 26.95 लाख करोड़ पर थी। आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में 20.1% पर रही, जो महामारी के 90% के स्तर पर पहुंच चुकी है। कोरोना के वैक्सीनेशन में तेजी से विकास को गति मिली है और बीते साल 4.7% के मुकाबले फिलहाल 24.5% जनसंख्या को टीके लग चुके हैं। खेती बाड़ी में रिकवरी महामारी के पहले की स्थिति से भी बेहतर हो चुकी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का रिकवरी स्तर 96% पर है। प्री कोविड लेवल इस साल प्री कोविड लेवल से ज़्यादा ही आएगा और जिस तरह के आंकड़े आए हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन दिया था और बजट में जो प्रेडिक्शन था वो इस बार आना चाहिए। इस साल में जिस तरह की पहले तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि जो हमारा अनुमान था बजट के समय वो अनुमान एक्चुअली सही होना चाहिए। तो ग्रोथ के संदर्भ में तो एक्चुअली जो प्री पैंडेमिक्स उससे ज्यादा ग्रोथ इस साल आनी चाहिए और आगे बढ़ के भी आनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर कई आंकड़े हैं जो रिकवरी को लेकर बेहतर संकेत दे रहे हैं। देश में ऊर्जा की खपत और उत्पादन में 18% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी संग्रह की स्थिति भी हर माह औसतन 1 लाख करोड़ रुपए के पार दर्ज की जा रही है। माल की ढुलाई, ई टोल कलेक्शन, ऑटो सेल्स के आंकड़े प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुके हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में बिक्री की रफ्तार 5 सालों में सबसे बेहतर दर्ज की गई है। साथ ही बैंकों का एनपीए मार्च 2020 में 2.3% के स्तर पर नजर आया और शुद्ध मुनाफा 31,816 करोड़ रुपए रहा। 2020 में एफडीआई निवेश $80 अरब के पार रहा और एफपीआई निवेश $36.2 अरब से ज्यादा। महंगाई को लेकर भी राहत के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निम्नतम स्तर पर नजर आई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक संरचनात्मक सुधारों की दिशा, बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश में तेजी, बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी और कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी से अर्थव्यवस्था को काफी सहारा मिल रहा है और अगले साल तक विकास दर में स्थिरता आने के संकेत मिलने स्पष्ट शुरू हो गए हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अर्थव्यवस्था में किस तरीके से एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, इसको हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो वॉल के माध्यम से कि कैसे पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और तेजी किस तरह से सामने दिखाई पड़ रही है। अप्रैल जून तिमाही की अगर बात की जाए तो इसमें 32.38 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी देखने को मिली है। ये अपने आप में बेहद संतोषप्रद आंकड़ा है, तब जबकि हम कोविड जैसी वैश्विक चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीते साल के मुकाबले जीडीपी में 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये अपने आप में एक बड़ी क्वांटम जंप के तौर पर देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का रिकवरी स्तर अगर 96% के आसपास पहुंच गया है, ये अपने आप में बेहद संतोषप्रद आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं यानी कि निर्माण जो है वो गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। ऊर्जा खपत और उत्पादन की बात की जाए तो लगभग इसमें 18% का उछाल है, यानी कि ऊर्जा की मांग बढ़ी है, यानी कि कारखानों में चीजें ज्यादा पैदा हो रही हैं, इसलिए ऊर्जा की मांग बढ़ गई है। जीएसटी संग्रहण की बात की जाए तो औसतन प्रति माह 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बीते कई महीनों से ये संग्रह देखने को मिल रहा है। ये भी बताता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बाद ही जीडी में जो जीएसटी है उसका कलेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माल की ढुलाई हो, ई टोल कलेक्शन हो, ऑटो सेल्स के आंकड़े हो या फिर प्री कोविड के लेवल पर ये पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कोविड से पहले की जो स्थिति थी उस प्रकार के आंकड़ों पर ये तमाम इंडिकेटर्स जाने के संकेत दे रहे हैं, यानी कि वी शेप रिकवरी की ओर बहुत तेज गति से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है।
कॉर्पोरेट सेक्टर में बिक्री की रफ्तार में 5 साल के सबसे बेहतर आंकड़े दर्ज किए गए हैं और ये अपने आप में बताता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बिक्री है, यानी कि माल बेचा जा रहा है, यानी खरीदार भी है, यानी कि बाजार भी है, बाजार में मांग भी है और डिमांड सप्लाई के आधार पर ये आंकड़े बीते 5 साल में सबसे बेहतरी से दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकों का एनपीए कम हुआ है और शुद्ध मुनाफा बढ़ा है, तो बैंकों में बेहतरी से रिकवरी देखने को मिल रही है। उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कम हुआ है और बैंकों का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अर्थव्यवस्था के तेजी के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। 2020 में एफडीआई निवेश की अगर बात की जाए तो ये 80 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था और इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में भारत को बेस्ट डेस्टिनेशन एक जो निवेश के लिहाज से उस दिशा में तेजी से वैश्विक मंच पर आगे ले जाता हुआ आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। खुदरा महंगाई दर भी 3 महीने के सबसे निचले स्तर पे, यानी कि महंगाई के आंकड़ों में भी कमी आई है और अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में बेहतर खबर अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। तेज रिफॉर्म की बात हो, ढांचागत निवेश की बात हो, बैंकिंग रिकवरी की बात हो या फिर वैक्सीनेशन में आई तेजी, इन सब ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को एक पुशअप किया है और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में बेहतरी से मदद की और ये सुधार साफ तौर पर इन तमाम प्रयासों की वजह से दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें सरकार का एक बड़ा रोल है। अगले साल तक विकास दर में स्थिरता आने के मजबूत संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर वहां पे जाके जो स्थिरता है, जो कभी कोविड की जो चैलेंज था उसकी वजह से जो दिक्कतें आई थी, हमने देखा था -24% तक एक गिरावट देखने को मिली थी, उसमें अब तेजी देख रहे हैं और अगले साल तक इसमें और ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे मामा जी अब कुछ खा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देख, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाएंगे। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और ब्रेक के बाद अब बात कोरोना की करते हैं। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। एक दिन में सबसे ज़्यादा खुराक देने का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं अगस्त महीने में 18.3 करोड़ से अधिक डोज अभी तक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण अभियान में विशेष उपलब्धि हासिल करने पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पूर्ण विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निरंतर मार्गदर्शन व स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से ये कीर्तिमान संभव हो पा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया।
तो टीकाकरण के मोर्चे पर अगर बात की जाए तो अगस्त सुपर अगस्त कहीं ना कहीं साबित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर भारत में हो रहे टीकाकरण को कुशल सार्वजनिक वितरण की एक उल्लेखनीय कहानी बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत में दैनिक आधार पर टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से दोगुनी या तिगुनी है। टीकाकरण अभियान की पहुंच और कुशल सार्वजनिक वितरण एक उल्लेखनीय कहानी है। यह वास्तव में सबका प्रयास है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,965 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 33,964 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.51% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या जो है वो 3,78,181 दर्ज रह गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.58% है, जो लगातार 68 दिन से 3% से कम बना हुआ है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आज से महीने भर के लिए पोषण माह की शुरुआत हो गई है। पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जमीनी स्तर तक संचालित किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऊंचाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन की जानकारी को सामने लाने के लिए स्लोगन लेखन और इसे पकाने की विधि की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण माह की शुरुआत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। इसमें बीते 3 वर्षों के भीतर 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। ये पहला सप्ताह जो है मातृ वंदना योजना को भी समर्पित है। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि गर्भवती महिला जो गरीब परिवार से है, वो दिन रात खटती है और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती, क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी कमानी है, और वो इस बात की भी चिंता नहीं करती कि कब जाके उसे अपना चेकअप करना है, अपना कौन सा वैक्सीनेशन लेना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को ये जानकर खुशी होगी कि मात्र 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी गर्भवती महिलाओं के बैंक के खाते में 8,800 करोड़ भारत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से उन महिलाओं के सहयोग में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के को जारी करेंगे। श्रीला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और विश्व को भक्ति योग के मार्ग की शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के दावे के बीच अमेरिकी निकासी का बचाव किया है। काबुल से अमेरिका की अंतिम सैन्य उड़ान के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी निकासी का बचाव करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने के लिए सही निर्णय था। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन सफल रहा। यूरोपीय संघ के देशों ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और पड़ोसी देशों को सहायता देने की पेशकश की है। हालांकि तालिबान की वापसी से भाग रहे लोगों को यूरोप में अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर वे बटे हुए हैं। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान से करीब 1 लाख लोगों को निकाला है। यूरोपीय संघ के शीर्ष प्रवासन अधिकारी ने यूरोपीय संघ के सदस्यों से मध्य एशियाई देश में सामने आ रही स्थिति के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें।
खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो? जी बिल्कुल आर्येंद्र, सबसे पहले हम दर्शकों को टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी हुई खबरें ही दिखाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारतीय पैरा एथलीट बैडमिंटन और तैराकी में अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। तैराकी में आज पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB7 का फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से सुयश जाधव हिस्सा लेंगे। दोपहर में 2:30 पर बैडमिंटन मिश्रित युगल के SL3 SU5 का ग्रुप मुकाबला आयोजित होगा। इसमें भारत की तरफ से प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। बैडमिंटन में ही महिला एकल के SU5 का ग्रुप 1 का मैच आज खेला जाएगा, जिसमें भारत की पलक कोहली अपना मुकाबला खेलेंगी। ये मैच शाम 5:10 पर खेला जाएगा। वहीं 5:50 पर पुरुष एकल के AL3 के ग्रुप मुकाबले में भारत की तरफ से प्रमोद भगत और मनोज सरकार अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। एथलेटिक्स में आज पुरुष क्लब थ्रो F51 का फाइनल आयोजित होगा। इस स्पर्धा में भारत के अमित कुमार सरोहा और धर्मवीर पदक की दावेदारी पेश करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में आज निशानेबाजी में R3 मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन के SH1 क्वालिफिकेशन में भारतीय तिकड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इस स्पर्धा में भारत की तरफ से सिद्धार्थ बाबू, दीपक और अवनी लेखरा ने हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए हाई जंप में रजत पदक जीतकर देश और अपने प्रदेश हिमाचल का मान बढ़ाने वाले निषाद कुमार का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने आवास पर स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री निशीत प्रामाणिक और DG साई संदीप प्रधान भी मौजूद थे। तो टोक्यो पैरालंपिक में आज बैडमिंटन और तैराकी पर हमारी नजर रहेगी। ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। DD न्यूज के साथ खास बातचीत में वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बताया है कि अगले साल विकास दर दहाई के आंकड़े में आ सकती है और इस साल 10% के स्तर के आसपास बनी रह सकती है। ये तो साफ हो गया है कि अर्थव्यवस्था में एक गति सी वापस आ रही है